हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और मैं हाजिर हो गया हूं भाई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर ग्लोबलाइजेशन की फसना पक्का है वीडियो के साथ। इस वीडियो के बाद आपको किसी और सोर्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 10-11 क्वेश्चन है इसमें। तो वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से एंजॉय करिएगा, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको अच्छे से सुनिएगा, आपको मजा आ जाएगा और फिर बोर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो भाई पहला क्वेश्चन आता है, ग्लोबलाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटली डील्स विद फ्लोस, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? तो भाई ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो जी हाँ, वो मेनली भाई किससे डील करता है? फ्लोस से डील करता है। इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, हम जिन भी फ्लोस की बात करने वाले हैं। सबसे पहला होता है भाई आइडियाज। आइडियाज एक जगह से दूसरी जगह हम शेयर कर रहे होते हैं। कैपिटल, हमें पैसे का भी भाई शेयर देखने को मिलता है, उसका भी लेन देन देखने को मिलता है। आजकल इंटरनेट के जमाने में तो भाई सब चीजें ही चेंज हो गई, आप यहाँ बैठे बैठे अपने आइडियाज पूरे दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, राइट। तो भाई आइडियाज हो गया, कैपिटल हो गया, कमोडिटीज हो गई, भाई हम आइटम्स ट्रेड करते हैं, अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड करते हैं। इंडिया का सामान आपको दूसरी कंट्री में देखने को मिलेगा, उन कंट्री का आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। और लोग भी मूव करते हैं, कोई बेटर लाइफ के लिए जाता है, कहीं पर किसी को अच्छी जॉब मिल रही होती है तो लोग भी माइग्रेट कर लेते हैं। तो याद रखिए कौन से हैं भाई हमारे फ्लोस, एक हो गया आइडियाज का, एक हो गया कैपिटल का, कमोडिटीज और पीपल। तो भाई जो ये फ्लोज होते हैं ना, ये क्या करते हैं? वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस को जन्म देते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया, कि भाई जो फ्लोज है वो कैसे वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस को जन्म देते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या करते हैं भाई, वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया को आपस में जोड़ देते हैं और उसको सस्टेन भी करते हैं। ऐसा नहीं बस जोड़ दिया कुछ समय तो खत्म हो गया, वो चलता जाता है। ये कनेक्टेडनेस जो है पूरे वर्ल्ड की ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में आगे बढ़ते जाती है। और ये किस कारण होता है भाई? ये कांस्टेंट, ये जो हमारे फ्लोज हैं इनके कारण। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन एज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो घुमा फिरा के आ जाते हैं तो मैंने और करके वो भी डाले हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। अब आप बोलोगे इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी यार, एक तरफ मल्टी डायमेंशनल, एक तरफ ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग पूछ रहा है। जी है। अगर मीनिंग भी आता है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि भाई ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। चाहे तो जो फ्लोज वाला आंसर है उसका भी आप एक पैरा बना के लिख सकते हैं, अगर आपको लॉन्ग में देखने को मिलता है। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, इसमें हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल सारे एस्पेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं और इनको हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत इनमें कुछ सिमिलैरिटीज है, इनको अलग अलग तरीके से भी हम पूरा देख सकते हैं। आगे अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। ये अज्यूम करना बहुत ही गलत है कि भाई सिर्फ और सिर्फ हमें इकोनॉमिक या फिर कल्चरल डायमेंशन देखने को मिलेगा। ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे डायमेंशन हमें देखने को मिलते हैं, एक मल्टी डायमेंशनल ये कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे सामने। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन की हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि हर किसी को ना ये अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है, किसी को ज्यादा कर देता है, किसी को कम कर देता है। तो एकदम हमें कुछ एक छोटी सी जगह को देख के ग्लोबलाइजेशन के कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए, ये पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है हाउ हैज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अफेक्टेड ग्लोबलाइजेशन, या फिर ये भी आ सकता है मेंशन एनी वन कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अब हम ये देख लेते हैं भाई टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन में क्या रोल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए भाई, ग्लोबलाइजेशन कोई एक सिंगल फैक्टर के कारण तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। जब से भाई नए नए इन्वेंशन हुए, टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो गया, माइक्रोचिप हो गया, इसके बाद चीजें पूरी तरीके से बदल गई हैं। कम्युनिकेशन एक नेक्स्ट लेवल पर आ गया है। आप यहाँ बैठे बैठे पूरे दुनिया में कहीं पर भी आज के समय में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चीजें बहुत चेंज हो गई हैं भाई। पहले जो ये हमारे फ्लोज होते थे, आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज, पीपल हो गए, अब इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत ईजी हो गया है, सब चीजें आसान हो गई हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के चक्कर में। तो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, मेंशन इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। अब बहुत अच्छे से सुनिएगा। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग तो मैंने आपको पहले बता दिया, आंसर में वही आप लिखेंगे। अब आप बोलेंगे भैया आपने तो तीनों बोल दिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ये तो सही नहीं है। हमेशा याद रखिए ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन बोर्ड में आया है तो वो यही है,
मेरे उस सेशन में भी आया था, उसके पिछले सेशन में भी देखने को मिला था, और पीछे भी आप देखेंगे कि हर 2-3 साल में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कि ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस बताइए। तो तीनों कॉन्सिक्वेंसेस पता होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में ही पूछा जाता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक पूछ लिया कि पॉलिटिकल बता दो या इकोनॉमिक बता दो। लॉन्ग आंसर अगर आपको आएगा ग्लोबलाइजेशन के, तो बहुत ज्यादा चांसेस होती है कि यही वाला आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन वगैरह तो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। अब याद रखिए कि मैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस आपको समझाऊं, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि बोर्ड में क्या क्वेश्चन आ गया। जैसे कि अब ये क्वेश्चन ना मैं आपको बाद में पढ़ूंगा, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की हम बात करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हमें देखने को मिलते हैं। पहले नेगेटिव की बात करते हैं। तो भाई बोला जाता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, जो स्टेट मतलब हमारी गवर्नमेंट है ना, उसकी कैपेसिटी को कम करने लगता है। जैसे भाई हमारी गवर्नमेंट के बहुत सारे काम होते हैं, लोगों की देखभाल करना, सोशल वेलफेयर करना, सब कुछ मेंटेन करना, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन अब ऐसा बोला जाता है कि जो हमारी वेलफेयर स्टेट थी पुरानी, अब वो मिनिमलिस्ट स्टेट बन गई है। क्यों बन गई है? ग्लोबलाइजेशन के बाद अब भाई मार्केट का बहुत बड़ा रोल हो गया है, तो अब इनका काम बहुत कम हो गया है। इनको बोल दिया जाता है कि भाई आपको सिर्फ अपने कोर फंक्शंस करने हैं, जो क्या है भाई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन आप करिए, और भाई जितने भी सिटीजन थे उनकी सिक्योरिटी देखिए। वेलफेयर वगैरह के जो काम होते थे वो कम हो गए। ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो वही दिया हुआ है कि भाई जो सोशल वेलबींग इन सब के जो काम करती थी गवर्नमेंट हमारी स्टेट, अब वो हमें कम होते हुए दिख रहा है ना। स्टेट की वो पावर कहीं ना कहीं छिनती हुई हमें दिख रही है, क्योंकि अब जो मार्केट है, मार्केट का एक बहुत बड़ा रोल हो गया है। और मार्केट भाई ज्यादातर प्रॉफिट साइड को देखता है, तो मार्केट का रोल बढ़ रहा है, प्रॉफिट वगैरह का साइड बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं स्टेट की कैपेसिटी कम होती हुई दिख रही है। लेकिन इसके बाद अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है भाई कुछ भी हो, लेकिन गवर्नमेंट हमारी अनचैलेंज्ड है। कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट को खत्म करना पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से करती रहेगी, जो पहले करती थी। वो अपने एक्शंस पर उसका पूरा काबू होता है, गवर्नमेंट पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी। साथ साथ एक और चीज बोली जाती है ग्लोबलाइजेशन का, तो इनफैक्ट गवर्नमेंट को और प्रॉफिट हुआ है। जब से जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ गई है, तो गवर्नमेंट अब बहुत आसानी से डेटा वगैरह कलेक्ट कर पाती है। तो गवर्नमेंट को तो ग्लोबलाइजेशन का प्रॉफिट ही हुआ है। तो नेगेटिव पॉजिटिव हमें दोनों देखने को मिल जाते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकली इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट। मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। Why we see some resistance to globalization at a global level। अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हमें ग्लोबलाइजेशन का रेजिस्टेंस क्यों देखने को मिल रहा है, तो पॉलिटिकल और कल्चरल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में जितनी भी नेगेटिव चीजें मैं आपको बताऊंगा, वही आप उसके आंसर में लिखेंगे कि भाई ये कारण के कारण हमें ग्लोबलाइजेशन का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। जैसे कि भाई स्टेट की कैपेसिटी कम होने की बात हो रही है, तो ये सब आप लिख कर आएंगे। तो ये क्वेश्चन में आपको तीनों के कॉन्सिक्वेंसेस का नेगेटिव पार्ट लिखना पड़ेगा। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बीच वाले में हम तीनों कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर लिख रहे होंगे, ऊपर नीचे वाला तो सीधा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस से निकल कर आ जाता है। इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव की बात करते हैं तो भाई जो अच्छी कंट्रीज हैं वहां पर हमें इकोनॉमिक फ्लोज बहुत देखने को मिलते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में हमें इकोनॉमिक फ्लोज ज्यादा देखने को मिल रहा है। ट्रेड बहुत अच्छे से बढ़ गई है ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में। पहले क्या होता था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते थे कि नहीं भाई हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई बोलता था हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हैवी टैक्स चार्ज कर दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं भाई वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होते हुए हमें दिख रहा है। फिर साथ ही साथ भाई जब से ये इंटरनेट वगैरह कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज अब जो हैं ये हर तरफ फैल गई है। अब कोई बॉर्डर के अंदर नहीं है कि सिर्फ इसी कंट्री में, आपको हर जगह इंटरनेट वगैरह देखने को मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द जगहों पर अब हमें ये सब चीजें फैलती हुई देखने को मिल रही है, बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। नेगेटिव की बात करते हैं भाई, तो ये बोला जा रहा है कि जो ये ग्लोबलाइजेशन है ना, इसने सबको मदद नहीं करी है भाई, सिर्फ कुछ कुछ ऐसा सेक्शन है जिसको प्रॉफिट मिला है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड डाइवर्स ओपिनियन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज टू बेनिफिट ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कुछ का कहना है कि बहुत लोगों को प्रॉफिट होता है, कुछ का कहना है सिर्फ कम को होता है। डिबेट वगैरह बहुत देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमें ये देखने को मिलता है कि सारे जो फ्लोज की हमने बात करी थी उनका मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन अगर हम उसमें से पीपल की बात करते हैं ना, तो उनका इतना हमें ऐसा फ्लो हर जगह देखने को नहीं मिलता है। जो डेवलप्ड कंट्री है वो बहुत सारी चीजें कर देती हैं। वो अपनी बॉर्डर्स को गार्ड कर लेंगी, अपनी वीजा पॉलिसीज अच्छी बना लेती हैं, अपने लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए बाहर के लोगों को अपनी कंट्री में आने से रोकती हैं अपनी अपनी पॉलिसीज के थ्रू। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी हमें एक नेगेटिव उसमें देखने को मिल जाती है। फिर लोगों का ये भी कहना है कि भाई बहुत ज्यादा दिक्कतें आ गई हैं, जो गरीब है वो और गरीब हो गए और जो रईस है वो और रईस हो गए ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में। तो ये हमारे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। फिर कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई देखिए, ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसके कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। कई बार हमें यूनिफॉर्म कल्चर देखने को मिलता है, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे करूंगा। तो यूनिफॉर्म कल्चर को हम बोलते हैं
कल्चरल होमोजेनाइजेशन। तो भाई कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है वो पॉजिटिव भी है उसके कुछ पार्ट्स, और कुछ पार्ट्स नेगेटिव भी है। और कई बार हमें कल्चरल होमोजेनाइजेशन नहीं, इसका अपोजिट भी देखने को मिल जाता है, जिसको हम कल्चर हिट्रोजेनाइजेशन बोलते हैं। अब इन दोनों टर्म्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो वही आप इस आंसर में भी लिख सकते हैं। तो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। कई बार हमें देखने को मिलता है यूनिफॉर्म कल्चर, और कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी पुरानी चॉइसेस है उनमें और ज्यादा चॉइसेस अब ऐड हो जाती हैं। आगे पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। मेंशन एनी 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये तो आप मन से भी लिख सकते हैं, मैं 3 आपके लिए ले आया हूं। भाई हमारा जो इट अट्रैक्ट्स प्राइवेट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हम सबको पता है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है, तो पॉजिटिव इंपैक्ट हो गए। नेगेटिव की बात करते हैं तो भाई जो फॉरेन कंपनीज होती है उनको चाहिए प्रॉफिट, उनको सोशल वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं होता है। इसके बाद भाई रईस लोग और रईस, गरीब लोग और गरीब हो गए। उसके बाद ये भी बोला जाता है कहीं ऐसा ना हो, अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें या किसी भी कंट्री के कल्चर की बात कर सकते हैं, उनका कल्चर कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि फॉरेन के इन्फ्लुएंस के चक्कर में गायब हो जाए। ऐसा ना हो कि फॉरेन वाले अपना कल्चर का दबदबा लेकर आ जाए। तो आप ये यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं कि भाई जो कल्चर है जिस कंट्री का, उसको थोड़ा सा एक फियर हो जाता है कि ऐसा ना हो कि बाहर का कल्चर हमें इन्फ्लुएंस करते। इसके बाद व्हाट इज मेंट बाय सोशल सेफ्टी नेट्स, ये क्वेश्चन हमको भी बोर्ड एग्जाम में आया था। मैं आपको बता देता हूँ, बुक में ज्यादा इसके बारे में दिया नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सोशल सेफ्टी नेट्स का सिंपल मतलब होता है भाई जो हमारी स्टेट होती है वो बहुत सारे वेलफेयर मेजर ले रही होती है उन लोगों के लिए जो शायद सोसाइटी में वीकर सेक्शन में आते हैं ना, उनके पास उतनी फैसिलिटीज वगैरह नहीं है, इतनी अच्छी लाइफ नहीं है, तो उनके लिए काम करती है भाई जिसमें उनका भी डेवलपमेंट हो सके। इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं भाई जो सोशल पेंशन हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, पब्लिक वर्क जो गवर्नमेंट करती है, स्कूल में जो फीडिंग प्रोग्राम चलते हैं, बच्चों को जो खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, ये सब हमारे सोशल सेफ्टी नेट्स के एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो ये आपको 2 मार्क्स वगैरह में आ सकता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन WSF एंड WTO's 1999 मिनिस्टरियल मीटिंग। इसमें WSF वाले क्वेश्चन बहुत बार आया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला थोड़ा कम ही आया है। अगर हम वर्ल्ड सोशल फोरम की बात करते हैं तो भाई एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलता है जो बहुत सारे लोगों का एक कोलिजन बनाता है ना, उन्हें इकट्ठा करता है। वो लोग कौन है भाई, जो हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो गए, इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए, लेबर हो गए, यूथ एंड विमेन एक्टिविस्ट हो गए, इनको इकट्ठा करता है हमारा वर्ल्ड सोशल फोरम। और इन लोग का काम क्या होता है भाई, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन को अपोज करना। न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन से आप शॉर्ट में ये समझ सकते हैं वो ग्लोबलाइजेशन भाई जो मार्केट ओरिएंटेड रहता है, वो कैपिटलिज्म ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। मतलब कुल मिला के पूरा बोल सकते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड रहेगा, मार्केट ओरिएंटेड रहेगा। तो भाई अगर हम WSF की फर्स्ट मीटिंग की बात करते हैं तो वो हमें ब्राजील में देखने को मिली थी 2001 में। लेटेस्ट मीटिंग की बात करते हैं तो वो भी हमें देखने को मिली थी भाई ब्राजील में मार्च 2018 में। ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्टेरियल मीटिंग की बात करते तो क्या हुआ था भाई, सीएटल में ये हुई थी। और यहाँ पर बोला जा रहा था कि भाई जो ट्रेड हो रहा है ना बहुत अनफेयर टाइप का हो रहा है, जहां पर भाई कुल मिला के ये है कि जो इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स हैं वो अपना प्रॉफिट वगैरह देखती हैं। जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, मतलब जो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती हमारे नए ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में। तो इससे रिलेटेड भाई ये हमें पूरी मीटिंग देखने को मिली थी। अगला क्वेश्चन, resistance to globalization in India has come from different quarters. Explain. Assess any 3 bases on which globalization is being resisted in India. तो भाई इंडिया में क्यों हम इसको रजिस्ट करते हैं? तो भाई यहाँ पर हमें लेफ्ट विंग से भी ओपिनियन देखने को मिलते हैं और राइट विंग से भी देखने को मिलते हैं। लेफ्ट विंग का मतलब आप सबको पता होगा भाई जो हमारे मतलब सोशल वर्क वाले होते हैं, सोशल वेलफेयर की बात ज्यादा कर रहे होते हैं। राइट विंग वाले वो होते हैं भाई जो कुल मिलाकर हम कैपिटलिज्म वगैरह को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो सोशलिज्म कम्युनिज्म वाली आइडियोलॉजी हमारी लेफ्ट विंग साइड किया जाती है, और हमारी जितनी भी भाई कैपिटलिज्म रिलेटेड आइडियोलॉजी है वो राइट विंग में जाती है। एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि टर्म 1 में बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। भाई जो लेफ्ट विंग वाले हैं इनका कहना है कि जो लिबरलाइजेशन हो रहा है, पूरी तरीके से ओपन कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज हो गई और इंडियन सोशल फोरम जैसे फोरम क्रिएट करके इसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये सोशल वेलफेयर की ज्यादा बात करते हैं। तो लिबरलाइजेशन तो बहुत प्रॉब्लम दे देता है इन चीजों में। उसके बाद भाई जो ट्रेड यूनियंस है जो फार्मर के इंटरेस्ट को फेवर करती हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। उनका कहना है कि भाई ग्लोबलाइजेशन से फार्मर लोगों को बहुत कॉम्पिटिशन मिलता है बाहर की कंपनी से, जो उनके लिए सही नहीं है। फिर इसका एक और आता है भाई जैसे नीम जैसे आप बहुत सारे प्लांट्स को पेटेंट करा लिया अमेरिकन यूरोपियन फर्म्स ने, तो इसके खिलाफ भी अपोजिशन है कि भाई आप ऐसे कैसे पेटेंट करा सकते हैं। राइट विंग की बात करते हैं भाई इनका भी यही है कि बहुत सारे जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं, जैसे फॉरेन टीवी चैनल हो गए, वैलेंटाइंस डे का सेलिब्रेशन हो गया, हमारा भाई वेस्टर्नाइजेशन वाला ड्रेस हो गया, जो कि भाई हमें स्कूल की गर्ल्स कॉलेज की गर्ल्स की ड्रेसेस वगैरह में देखने को मिलता है कि वेस्टर्न टच आ गया, तो उनको उस चीज से प्रॉब्लम है, तो वो लोग ग्लोबलाइजेशन को अपोज करते हैं। तो ये भाई ग्लोबलाइजेशन का हमारा आ जाता है इन दोनों के बारे में, लेफ्ट विंग और राइट विंग के बारे में।
एक्सप्लेन कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड कल्चरल हिट्रोजेनाइजेशन। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए भाई, ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, हमारा पूरी चीजें चेंज हो जाती हैं। आज आप देख रहे होंगे पूरा वर्ल्ड क्या कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो कर रहा है, चाहे हमारा रहने का तरीका हो, हमारा घर बनाने का तरीका हो, हमारे सोचने का तरीका हो। तो ऐसे में क्या होता है भाई, जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वो हम एक यूनिफॉर्म मतलब एक कल्चर की ओर ले जाता है। जब हम एक यूनिफॉर्म कल्चर मतलब एक सिंगल कल्चर बना रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन। लेकिन यह सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भाई यूनिफॉर्म कल्चर तो ठीक है कि पूरी दुनिया का एक कल्चर बनता जा रहा है, इससे तो दुनिया और यूनाइटेड हो जाएगी भाई, सब सेम टाइप के हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यूनिफॉर्म कल्चर के नाम में देखने को मिल रहा है अमेरिकन वेस्टर्न कल्चर देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का इतना इन्फ्लुएंस हो गया उन वेस्टर्न कंट्री का हमारे ऊपर। ग्लोबलाइजेशन के कारण, ग्लोबलाइजेशन का एक इंपैक्ट है जिसके कारण हमें वेस्टर्न कल्चर का ही कल्चर पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा भाई, जो इतना हमारा रिच कल्चर है, पूरे वर्ल्ड का अलग अलग एरिया में जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा देखते देखते। और सबको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, वेस्टर्न कंट्रीज इन्फ्लुएंस कर रही होंगी, मतलब उनके गुलाम बनकर हम रह जाएंगे, जो चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन। जब एक यूनिफॉर्म कल्चर फॉर्म हो जाता है ग्लोबलाइजेशन की वजह में, और हमें क्या देखने को मिल रहा है यूनिफॉर्म कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर। इसके बाद लेकिन हर बार ये बोलना सही नहीं है भाई कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ नेगेटिव भी रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि यूनिफॉर्म कल्चर नहीं बनता है, जो कल्चर हमारा पहले से है उसमें और एडिशन हो जाते हैं, और वो कल्चर को परेशानी भी नहीं होती, वो जो नया एडिशन है वो उसको खत्म भी नहीं कर रहा होता है। जैसे भाई इंडिया में हमारा मसाला डोसा बहुत चलता है। अब यहाँ पर अगर अमेरिका का बर्गर पिज्जा कुछ भी आ जाए तो उससे क्या मसाला डोसा को कोई प्रॉब्लम होगी? क्या वो मसाला डोसा के लिए कोई चैलेंज है? बिल्कुल भी नहीं। बस अब हमारा जो मेन्यू रहेगा फूड का, उसमें और ऑप्शन आ जाएंगे कि मैं बर्गर खा लूं कि मैं मसाला डोसा खा लूं। तो हमारी चॉइसेस बढ़ रही हैं। तो जब ये होता है ना, तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि यूनिफॉर्म कल्चर हो गया है, ये हमारे कल्चर में एक एडिशन हो गया है। इसको हम बोलते हैं कल्चरल हिट्रोजेनाइजेशन। जब भाई हमारा कल्चर और ज्यादा डिस्टिंक्टिव और डिफरेंट हो जाता है, कुछ और कल्चर का मिक्स हो जाता है। जब मिक्सिंग ऑफ कल्चर हो जाता है तो एक नए नए फॉर्म्स जनरेट होते हैं। इस चीज को हम कल्चरल हिट्रोजेनाइजेशन बोलते हैं। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद मेंशन प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय प्रोटेक्शनिज्म, या इंडिया हैड अ फेयरली स्लगिश रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस सब्सटेंशिएट। इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो देखिए भाई, अगर हम इंडिया की बात करते हैं ना, तो इंडिया को आप सबको पता है ब्रिटिशर ने बहुत लूटा। वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, फिर वहां से फिनिश गुड बनाते इंडिया में वापस से वो लेकर आ जाते थे। तो इंडिया को बड़ी प्रॉब्लम होती थी। उसके जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया ने क्या बोला भाई, सब चीजें इंडिया ने डिसाइड किया कि जो एक्सपोर्ट है उसको हम दूसरे कंट्री से इंडिया में आने नहीं देंगे। इंडिया डिसाइडेड नॉट टू अलाउ अदर टू एक्सपोर्ट टू अस। ठीक है भाई, एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे, हमें बाहर का कोई भी कंपटीशन नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया के जो प्रोड्यूसर है, इंडिया में जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है वो अभी कंपटीशन से नहीं लड़ सकते। इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म, है ना, कि भाई प्रोटेक्शनिज्म हो गया ये। लेकिन प्रोटेक्शनिज्म की अपने आप में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है भाई, पहली तो ये है कि इंडिया वाले कभी कंपटीशन के लिए तैयारी नहीं हो पाए। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद जब कंपटीशन हुआ तो बहुत हमें प्रॉब्लम हुई। साथ ही साथ देखिए, कुछ कुछ ऐसे एरिनास थे जहां एडवांसेस हुए, लेकिन कुछ क्रिटिकल सेक्टर जैसे हेल्थ हो गया, हाउसिंग हो गया, प्राइमरी एजुकेशन हो गया, यहाँ पर इतनी अटेंशन हम नहीं दे पाए जितना ये डिजर्व कर रहे थे। तो इन सबके कारण भाई इंडिया में हमें इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल बहुत एक कम लेवल पर देखने को मिल रही थी। तो 1991 में हमने क्या किया भाई, कि भाई जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे इनसे डील करने के लिए इंडिया ने बोला भाई सब चीज हम ठीक करेंगे। हमने डीरेगुलेशन की पॉलिसी अपनाई, हमने ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया, लिबरलाइजेशन को एक्सेप्ट किया, अपने मार्केट खोले और ट्रेड वगैरह भी हमने प्रमोट करी। तो ये हमारा तरीका था भाई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह भी हमने देखा कि कुछ भी करके अब इंडिया को वापस से सही किया जाए, और इसके बाद बहुत कुछ बेनिफिट भी हमें देखने को मिला था भाई। इसी के साथ फिर हमारा ये कंप्लीट होता है ग्लोबलाइजेशन चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी तक अगर आपने हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स परचेस नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज का मिल रहा है, पूरा आंसर फ्रेमिंग उसके बाद आपका हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स भी मैं डाल रहा हूँ। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।